जाफरी साहब, सलाम अलैकुम, आपका स्वागत है। अलैकुम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बहुत बढ़िया जी। मेहरबानी है जी आपकी। और ये बताएं कि तेहरान में इस वक्त माहौल कैसा है? तेहरान में हर रात को, आज 52nd नाइट है, हर हम्म, रात को लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे आते हैं। हम्म, और ये अलग किस्म का एक डेमोक्रेटिक फॉर्म है जहां पर मिलिट्री अपनी जंग लड़ रही है और जनता रास्ते पे आके हर रोज रात को या हर रात को आके जनता कह रही है कि ये जंग सिर्फ आपकी जंग नहीं है, ये हम सबकी जंग है। हम हम्म, लोग सब इस जंग में आपके साथ हैं। और अगर आप मिलिट्री वाले जंग में शहादतें दे रहे हैं तो हम भी रास्ते पे आके ये कहेंगे कि हम डरते नहीं हैं। तो माहौल 52 नाइट्स हो गई है। हर रोज आप रात को वीडियो सर्च करेंगे तो आपको लाखों की तादाद में लोग मिल जाएंगे। और अजीब बात यह है कि 2 बार ऐसा हुआ कि तेहरान में ये जो है रैली हो रही थी और उसके अतराफ में बॉम्ब गिरते हैं। हम्म, तो जब बॉम्ब गिरते हैं तो ये लोग हटते नहीं है, ये लोग भागते नहीं है, हम्म, वही सॉन्ग गाते हैं, वहीं पर नारे लगाते हैं। और नारा लगाते हैं शहादत शहादत सआदत सआदत। हम्म। यानी बलिदान करना हमारे लिए ऑनर और प्राइड है। अगर अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए, हक के लिए हमें कुर्बानी भी देनी हो तो हम जालिम के सामने सर तो कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। यही मूड इस वक्त ईरान में है। तो मिस्टर जाफरी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मिडल ईस्ट में पिछले कुछ सालों के दौरान जब भी हमने कभी देखा है कि लोग सड़कों पर आते हैं, वो आम तौर पर रिजीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं। पर जो आप बता रहे हैं, इस बार हुकूमत की सपोर्ट में, अपने मुल्क की सपोर्ट में लोग बाहर आ रहे हैं। जी, देखिए, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं मिडिल ईस्ट में और जो वेस्टर्न मीडिया जिसको रिपोर्ट करता है, नेचुरल सी बात है कि वो उनको रिपोर्ट करता है जो उनके फेवर में गवर्नमेंट्स नहीं है। हम्म, और वहीं पर प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया में कभी भी आपने नहीं सुना होगा कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, हम्म, या सऊदी अरेबिया में वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी नहीं होते, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां होनी चाहिए। हम्म, या सीरिया में वो जो गोलानी है, जो वहां का अल कायदा का हेड था, उसी को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और वेस्टर्न मीडिया चूज करता है कि कहां पर उसे क्या करवाना है। हम्म, तो इराक में जब उनको जमीन पर कब्जा करना था तो वहां पर सद्दाम हुसैन उनके लिए जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां ढूंढने निकल गए। जबकि यही सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने वेपन्स दिए थे और अमेरिका ने कहा था कि भाई जाओ और वहां पर ईरान में हमला कर दो। तो अमेरिका के बोलने पे सद्दाम हुसैन ने इराक में हमला किया। वही सद्दाम हुसैन के खिलाफ इन लोग लड़ने खड़े हो गए। जी जी। तालिबान को हिलरी क्लिंटन कहती है हमने बनाया, वही तालिबान से इन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। तालिबान को बनाया भी इन्होंने, लड़े भी इन्होंने। अभी अमेरिका के जो जो कैंट हैं, वो वहां के इंटेलिजेंस काउंटर टेररिज्म के हेड हैं। तो उन्होंने रिजाइन किया अमेरिका में, कहा कि, और उनका इंटरव्यू जब हमने सुना तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि अलकायदा को भी हमने बनाया, आईसिस को भी हमने बनाया। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि इनको हमको ईरान के खिलाफ यूज करना था। हम्म, तो ये जो प्रोटेस्ट वगैरह बताए जाते हैं, वो अमेरिका का ऑफिशियल $950 मिलियन का बजट होता है टू क्रिएट प्रोपोगेंडा इन कंट्रीज विच डू नॉट फेवर आवर कंट्री। और उसके अंदर जी। क्लियरली मेंशन्ड है कि वो कौन सी कंट्री है। वो है यूएस, वो है रशिया, चाइना और ईरान। तो अमेरिका, ये जो प्रोटेस्ट के बारे में बयान किया जाता है वो अक्सर अमेरिकन प्रोपोगेंडा होता है और वेस्टर्न प्रोपोगेंडा होता है, जहां पर रियल डेमोक्रेसी है। हम्म, तो मिसाल के तौर पर जो आपने मेंशन किया कि ईरान में 2022 में प्रोटेस्ट हुए थे हिजाब को लेके, तो वो दो टाइप के प्रोटेस्ट थे, एक गवर्नमेंट के फेवर वाले, एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाले। हम्म, वेस्टर्न मीडिया ने वो 200 300 लोगों के प्रोटेस्ट को बताया, लेकिन उसके ही खिलाफ में 1 मिलियन लोग जब रास्ते पे आते थे तो उनको नहीं दिखाते थे। हम्म।
तो ये पर जाफरी हमारे साहब वेस्टर्न जी, हमने जो यहाँ पे देखा कि जी जब आयतुल्लाह खमीनी मारे गए उसके बाद जो ईरानी मूल के अमेरिकन्स हैं, जो कनेडियंस हैं, यहाँ पे जश्न मनाए गए, लोगों ने सेलिब्रेट किया, मैंने खुद वो जश्न देखे भी हैं। पर आप जो जी बता रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत के जो वहाँ का अवाम है वो वहाँ की हुकूमत के साथ खड़ा है, वो आयतुल्लाह के और या फिर हुकूमत के खिलाफ नहीं है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं ताकि आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर हो जाए। हम्म। देखिए ईरान में औरतें जो हैं 1979 में जब यहां पर इस्लामिक क्रांति आई थी तो यहां पर 27% लड़कियां पढ़ी लिखी थी, लिटरेट थी। हम्म। इस वक्त ईरान में 99% वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है बिटवीन 15 एंड 24 इयर्स गर्ल्स उनका 99% एजुकेशन का रेट है। हम्म। यहां पर साइंस और इंजीनियरिंग में 70% लेडीज हैं। यहां पर न्यूक्लियर साइंस में 40% लेडीज हैं। हम्म। और यहाँ के साइंटिस्ट्स के अंदर मोर देन 33% लेडीज हैं। यहाँ पर इस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन लेडी हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज में आपको ताज्जुब होगा, यूनिवर्सिटीज में बॉयज का कोटा है ताकि सारी सीट्स लड़कियां ना ले जाएं। जी। तो अगर आप ईरान को वेस्टर्न नजर से देखते हैं हम्म। तो आपको ये लगेगा कि भाई ईरान में औरतें बहुत पिछड़ी हुई हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सी भी सर्च करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अमेरिकन फीमेल्स वर्सेस इरानियन फीमेल्स हर फील्ड में, मैं आपको आपके व्यूअर्स को कहता हूं कोई भी फील्ड सर्च कर ले, हर फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, हर फील्ड में इरानियन वुमेन आर सुपीरियर देन अमेरिकन वुमेन जी। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अच्छा जाफरी तो साहब, अगर जी, ईरान की इस वक्त आप जी बोलिए तेहरान में बोलिए। हैं। मैं इस वक्त कुंभ में हूं, तेहरान से 90 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कैपिटल है ईरान का या पूरे शियों का, हम्म। वहां पर हूं मैं। तो तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है तेहरान से। जो यहाँ पे जो नैरेटिव है, जो डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि ईरान तो बिल्कुल तबाह हो चुका है, ख़त्म होने की कगार पे है, तो आप हमें बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है कि वहाँ पे स्कूल कॉलेज खुले हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी आपकी खुली है, बाज़ार खुले हैं, अगर कोई रेस्टोरेंट में जाना चाहे शाम का वक्त है तो रेस्टोरेंट्स खुले हैं वहाँ पर। देखिए ईरान में पहले तो आपके व्यूअर्स के लिए ये भी बता दूं कि जैसे कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है हम्म। साइज के हवाले से, जी जी। ईरान बहुत बड़ी कंट्री है। 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ईरान की साइज है। हम्म। यानी अफगानिस्तान, सीरिया, इराक मिला लेंगे तो आपका एक ईरान भी नहीं बनेगा। जी। आधा इंडिया जितना है उतना ईरान है। हम्म। तो इतनी बड़ी जब कंट्री होती है और आपने इमेजिन करें कि 20,000 वो कहते हैं हमने स्ट्राइक्स किए, हम्म। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंट्री में 20,000 स्ट्राइक से कितना आप डैमेज कर सकते हैं, यानी बहुत ही रैशनल सा सवाल है ना। पर जाफरी साहब, जैसे ईरान उन्होंने कहा तेहरान कि में 1300 स्कूल्स उन्होंने डैमेज कर दिए स्ट्राइक्स की वजह से, 1300। जी जी, तो नहीं मैं उस पर आ रहा हूं कि एक ये है कि 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में कितना डैमेज हो सकता है, हम्म। ये तो एक सवाल है जी। कि अच्छा ईरान क्योंकि इतना बड़ा है, ईरान में ईरान गाजा नहीं है, गाजा बहुत छोटा सा है। गाजा में एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड बॉम्ब मारेंगे तो पूरा गाजा तबाह हो जाएगा। हम्म। ईरान बहुत बड़ा है। तो तेहरान में गया था, तेहरान में मैंने ड्राइव किया तकरीबन 80 किलोमीटर। तेहरान टॉप 10 सिटीज इन द वर्ल्ड में आती है साइज के हवाले से और पॉपुलेशन के हवाले से। तो तेहरान में मुझे 2 घंटा ड्राइव करने के बाद मुझे 2 बिल्डिंग्स दिखी जो डैमेज थी। यानी 2 घंटा ड्राइव करने के बाद विद इन सिटी मैंने जब ड्राइव किया हम्म। तो तेहरान में तकरीबन जो ऑफिशियल फिगर है वो 35,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स तबाह हुए हैं, 35,000। हम्म। लेकिन एक बड़ी सिटी के लिए वो 35,000 में से इरानियन गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि 14,000 वापस से बना के हमने हैंड ओवर कर दिया। बचे हुए लोग 4 स्टार होटल्स में रह रहे हैं, गवर्नमेंट उनका खाने पीने और रहने का खर्चा उठा रही है। तो ये ईरान के बारे में। ईरान में शॉप्स खुली हुई है। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैंने डेली शेयर करता हूँ वीडियोस को, हत्ता रात को लाइव जाता हूं ताकि लोगों को पता चले कि ईरान तेहरान कैसा है, हम्म। ताकि लोगों के लिए क्लियर रहे। ईरान में लाइफ इज नॉर्मल। कितनी नॉर्मल है मैं आपको बताऊं कि अगर अभी मैं फोन उठाऊंगा
और मैं ब्लिंकिट जैसे इंडिया में होता है वैसे पता नहीं यूएस में क्या है, लेकिन अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो 10 मिनट्स में मुझे खाना मिल जाएगा। 10 मिनट्स में मुझे जो मैं चीजें ऑर्डर करूंगा वो सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। डीजी काला यहाँ का जो आपका अमेजोन है उस तरीके से है, तो मैं कोई चीज ऑर्डर करूं सारी चीज फंक्शनिंग है। स्कूल्स अभी ऑन नहीं हुई है, स्कूल्स ऑनलाइन है बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज दोबारा खुल गई हैं, मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, तो कल मेरा लेक्चर भी है और नॉर्मल क्लासेस जो है यूनिवर्सिटीज में चल रही है। जी रेस्टोरेंट्स वगैरह एक भी दिन बंद नहीं हुई है, यानी लाइफ नॉर्मल है। अगर आप सर्च भी करेंगे ईरान टुडे और रिसेंटली वीडियोस आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ब्लॉगर्स ने ईरान के वीडियोस डाले हैं जहां पर वो लोग सुबह जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। लाइफ इज नॉर्मल इन ईरान। जी जी वो जो उन लोगों ने तस्वुर बनाया है वो तस्वुर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हमले नहीं हुए। इन लोग क्योंकि वहशी हैं, इन लोगों ने स्कूल्स पे हमला किया, जैसा आपने कहा 1300 स्कूल्स पे हमला किया है, मोर देन 100 हॉस्पिटल्स पे हमला किया है। लेकिन मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, मैंने इंस्टाग्राम वीडियो पे भी शेयर किया है। एक वीडियो ईरान में आया है कि जब हॉस्पिटल में बॉम्ब गिर रहा था, आप ईरानी अवाम को समझें, जी जो शुजात इनके अंदर है कि एक नर्स थी, वो जब बॉम्ब गिर रहे हैं तो सबसे पहले इंसान क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। वो क्या करती है, वो जाती है 3 बच्चों को उठाती है और 3 बच्चों को पहले भागती है अपनी जान बचाने के लिए, नहीं दरवाजे से बाहर नहीं जाती है, वो वहां जाती है 3 बच्चों को उठाती है। बम गिर रहे हैं, बिल्डिंग टूट रही है, लेकिन वो 3 बच्चों को गोद में उठाती है और बाहर लेके जाती है। और फिर बाद में इंटरव्यू में कहती है कि मैंने अपने आप से ये कहा, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है और खुदा ने अगर चाहा है कि मुझे शहादत मिले तो मैं शहादत के लिए तैयार थी, लेकिन मैं चाहती थी ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी जिंदगियां जो है जी बच जी जाए ताकि ये अपनी जिंदगी जी सके। ये ईरान का जी पब्लिक का एटीट्यूड है, ज- स्पेशली जी खवातीन का एटीट्यूड जो है ईरान में वो ये है। जाफरी साहब, मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रहा था, तो मैंने देखा कि तेहरान में बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी भी है और वहाँ पे केंद्रीय जी विद्यालय बना हुआ है, स्कूल है। और जो इंडियन जी कम्युनिटी ईरान में है उनका ईरान की हुकूमत के साथ कैसा संबंध है? जी, मैंने एक वीडियो शेयर किया है कि वहां पर जो पंजाबी कम्युनिटी है, हम्म, वहां पर गुरुद्वारा है तेहरान में। जी और उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा में जो आप लोगों का एक परचम होता है, अलम, मुझे नहीं पता उसको आप लोग निशान टेक्निकल साहब। चीजें क्या कहते हैं, लेकिन जी हाँ, तो वो जो है वो कह रहे थे वो 50 साल से वहीं पर ऊपर है। हम्म, और कभी भी ईरानी गवर्नमेंट ने हमसे ये नहीं कहा कि हमारा परचम आपसे ऊपर होना चाहिए। जी और उन्होंने कहा कि 50 साल से हम वहां रहते हैं, 50 साल में हमें एक बार कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे साथ कभी कोई रिलीजन या रेस या कम्युनिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हम्म, और एक वहां पर नैन्सी मैडम है, वो उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया है। नैन्सी मैडम कह रही थी कि मैं तो ये चाहती हूं कि मैं यहीं पर दफन हूं, यही जमीन में, क्योंकि ये मेरी जमीन है, ये हम्म, मेरा मुल्क है। मैं हिंदुस्तानी जरूर हूं, हम्म, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी जिंदगी जी है। तो ईरान में एक अलग, मैं एक वन इंडिया नाम का एक यूट्यूब चैनल है, हम्म, वो एंटी नॉर्मली प्रो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट होता है, लेकिन उसका एक इंटरव्यू है एक इरानियन औरत जो हम्म, ईरान में पली बड़ी है, उर्दू स्पीकिंग, उसने हिंदी स्पीकिंग, उसने एक इंटरव्यू दिया है। वो ये कह रही थी कि मैं दुनिया घूम चुकी हूं, हम्म, लेकिन कहीं पर कास्ट, कहीं पर कलर, कहीं पर रेस का मैंने डिस्क्रिमिनेशन हम्म, देखी हूं, लेकिन मैंने कभी ईरान में डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी हूं। जी और जब भी उनको पता चलता था कि हम लोग इंडियन हैं, तो उन लोग आगे बढ़ के हमको गले लगाते थे, मोहब्बत का इजहार करते थे, कहते थे हम्म, तुम इंडियन हो, तुम मेहमान हो, तुम हमारे दोस्त हो। तो इंडियन कम्युनिटी तेहरान में है, जी उनकी एक स्कूल भी है, एक उनका गुरुद्वारा भी है, और पंजाबी कम्युनिटी खास तौर पर तकरीबन 150-200 पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं हम्म, जो कई नस्लों से हैं। जी जी मैंने एक सरदार जी जो हमारे दोस्त हैं उनसे मैंने मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि उनके चाचा ईरान की तरफ से जंग लड़ चुके हैं। अच्छा जी, वाह। जब ईरान की तरफ से जंग हुई थी तो उन्होंने ईरान की, लेकिन अभी भी इंडियन है दिल से, तो हम लोग जहां भी रहे हम लोग हमेशा इंडियन ही जी होते हैं। जी। अच्छा, ये तो बात हुई कि सोसाइटी लेवल पर माहौल बहुत अच्छा है। अगर थोड़ी जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो आप ये बताएं कि ईरान में इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को कैसे देखा जा रहा है? कि ईरान इस वक्त भारत को अपना दोस्त मान रहा है,
दुश्मन मान रहा है, या फिर इस वक्त लग रहा है कि मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में भारत की कुछ खास अहमियत ही नहीं है? देखिए, ईरान के लिए खुद आयतुल्लाह खामेनाई जो शहीद हुए हैं, हम्म, उन्होंने एक किताब लिखी है इंडियन इंडिपेंडेंस पे। हम्म, ये शायद लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। जी, इंडियन इंडिपेंडेंस पे उन्होंने एक किताब लिखी है, हम्म, और उन्होंने कहा है कि मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस को बहुत क्लोजली स्टडी किया है, जी, और वो अपने आप को कहते थे कि मैं ये रीजन जो सब कॉन्टिनेंट है उसका मैंने इतना स्टडी किया है कि मैं अपने आप को उसका एक्सपर्ट कह सकता हूँ। अच्छा जी, तो वो बहुत मोहब्बत करते थे इंडिया से, हम्म, खुद जो शहीद आयतुल्लाह खामेनाई है। दूसरी चीज ये है कि इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर, आप जानते हैं 1990s के बाद जो है, जब से इजराइल की एम्बेसी खुली है, तो वहां पर थोड़ा शिफ्ट पैराडाइम में हुआ है अमेरिका की वजह से। हम्म, लेकिन ईरान की तरफ से हमेशा से इंडिया को अपना एक फ्रेंडली कंट्री ही देखा गया है, और ईरान लॉन्ग टर्म में इंडिया को अपना एक फ्रेंडली अलायंस देखता है। और अगर जो दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होगी, और जब ये वॉर खत्म होगी, तो सबके लिए क्लियर हो जाएगा कि ईरान विल बी अमंग्स द टॉप 5 पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस वक्त। हम्म, तो उसके बाद जियो पॉलिटिकल इंडिया में डिसीजन मेकिंग में शिफ्ट होगा, मुझे ये यकीन है। और इंडिया को एक मैं मिसाल दूं, इंडिया को ईरान ने एक ऑफर किया था गैस पाइपलाइन हम्म, 2004-5 में, जी, क्योंकि इंडिया में बहुत ऑयल की और गैस की जरूरत है। और तो इंडिया ने कहा, ईरान ने कहा था हमें गैस पाइपलाइन लगाते हैं। अगर वो 2004 में बन जाता तो आज इंडिया को गैस बहुत सस्ते में मिलता, हम्म, और ये होर्मुज बंद करने की कोई बात ही नहीं होती। जी, जी, लेकिन उस वक्त इंडिया ने ये डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि कॉन्डोलीजा राइस आ गई थी ओवरनाइट इंडिया सडनली। हम्म, पर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम पे, उन लोगों ने इंडिया को कन्विंस किया कि हम आपको न्यूक्लियर ट्रीटी देते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम देते हैं, आप ईरान के साथ न्यूक्लियर गैस पाइपलाइन ना करें। हम्म, उस वक्त हमारे डिसीजन मेकर्स ने गैस पाइपलाइन को नहीं बनाया, लेकिन ईरान का ये ऑफर अभी भी अवेलेबल है। हम लोग देखिए, ट्रेडिशनली इंडियंस अक्सर आर्यंस होते हैं, तो रेस के हवाले से भी इंडियंस और ईरानियंस एक ही रेस है। सभ्यता भी हमारी बहुत सिमिलर है, शादी का सिस्टम हम्म, या फैमिली सिस्टम, ये सब चीज हमारी वेस्टर्न सोसाइटी से ज्यादा हम लोगों की यहाँ से सिमिलर है। तो इंडिया को लेके ईरान का जो ऑफिशियल या ओवरलुक है, वो हमेशा से फ्रेंडली है। जी, और चाहे रिसेंटली जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है उसका बहुत पॉजिटिव ईरान की तरफ स्टैंड नहीं रहा था, हम्म, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने इंडियन शिप्स को जाने दिया, और कहा कि 5 कंट्रीज जो फ्रेंडली हैं जिनकी हम शिप्स छोड़ रहे हैं, जिसके अंदर से एक इंडिया थी। जी, जी, तो इंडिया को ईरान हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखता है, क्योंकि दो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप हमेशा से रही है। हत्ता कश्मीर के इश्यू में ओआईसी में जब वोटिंग हुई थी, तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट वोट किए थे। जिस कंट्री ने इंडिया के फेवर में वोट किया था वो ईरान था। जी, तो हमेशा से ईरान और ईरान चाहता है कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस जो है फ्रेंडली रहे, हम्म, और स्ट्रेटेजिक तौर पर ईरान और इंडिया क्लोज आए। ये ईरान की हमेशा से कोशिश रही है। जी। जाफरी साहब, वक्त की पाबंदी है, पर मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस वक्त आपने जो जिक्र किया कि जब ये जंग ख़त्म होगी, तो ये जंग कब ख़त्म होगी? क्या सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए ईरान अपनी डेलीगेशन पाकिस्तान भेजेगा? और अगर आप क्विकली बता सकें कि इस वक्त आपके मुताबिक सबसे बड़े जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, जो मुद्दे हैं, वो क्या है जिन जिन पे सहमति नहीं बन पा रही? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका कितना टाइम है मेरे पास? अ, अगर 2 मिनट में तकरीबन, हम बात कर सकें पूरी। जी। तो अमेरिका की मिलिट्री जो जबरदस्ती वॉर ईरान के ऊपर फोर्स किया था, उसे लगा था एक हफ्ते में ईरान में वॉर खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका ने ये वॉर के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाया, चाहे आयतुल्लाह खामेनाई शहीद हो गए, लेकिन ईरान में यूनिटी बढ़ी। ईरान ने मिलिट्री के तौर पर होर्मुज अपने कब्जे में ले लिया, अब्राहम लिंकन उनका आ नहीं पाया। तो मिलिट्रीली ईरान ने अपनी ताकत को मनवा लिया, होर्मुज अपने हाथ में ले लिया, जिसकी वजह से अमेरिका इस वक्त बहुत टेंशन में है, और अमेरिका को लगता है मैंने ऐसा एक वॉर शुरू कर लिया हूं जिससे मुझे एग्जिट करना है।
ईरान के लिए वॉर ऑफ अट्रिशन यानी लंबा वॉर हो तो ईरान को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ईरान एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, 40 ईयर्स से सैंक्शन में रहने की आदत है। तो ईरान ने अपने आप को तैयार किया था लॉन्ग टर्म वॉर के लिए। अमेरिका लॉन्ग टर्म वॉर नहीं चाहता। खूब, ईरान के लिए क्या चीजें हैं? ईरान के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि जो वॉर खत्म हो उसके बाद होर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास हो और ईरान के सैंक्शंस जो है वो सारे उठा लिए जाएं। ये ईरान के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की चीज है कि ईरान के पास, और तीसरा ये है कि जो डैमेज ईरान में हुए हैं वो पैसे वापस दिए जाएं। ये तीनों का रिजल्ट ये होगा कि ईरान एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर दुनिया में उभर के आ जाएगा। तो ये ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है, ये नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं। जी। जहां तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का प्रोग्राम है ईरान के लिए, तो ईरान अमेरिका को न्यूक्लियर एनरिच नहीं देगा, बिकॉज ईरान के लिए एक सॉवरेनिटी का प्रॉब्लम है कि ईरान अपने आप को एक सॉवरेन नेशन समझता है, जिल्लत की जिंदगी नहीं पसंद है, सर नहीं झुक सकता, करबला वाले हैं। तो ईरान लेकिन कोई थर्ड कंट्री के अंदर चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है कि कोई थर्ड कंट्री या तो एक कमेटी बनाए, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान और अमेरिका मिलके एनरिच्ड यूरेनियम को डाइल्यूट कर दें और उसके ऊपर निगरानी रखें। ये पॉइंट्स के ऊपर ईरान अग्री कर सकता है। अमेरिका जंग हार चुका है, अगर अमेरिका धमकी देगा, ब्लॉकेड लगाएगा, तो ये बात नहीं होगी। और ईरान ने अमेरिका को ये सिखाना है कि जंग हारने के बाद आप किस तरीके से बात करते हैं। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका कह रहा था हम आ रहे हैं, ईरान कह रहा है भाड़ में जाओ, हम नहीं आएंगे। यानी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि जंग हारने के बाद कैसे टेबल पे इज्जत और एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ बैठा जाता है। तो ईरान की पब्लिक में क्लियर है, चाहे जंग के जरिए, चाहे नेगोशिएशंस के जरिए, अधिकार और हक अपना छोड़ेंगे नहीं। जो हक है अपना पूरा वो लेंगे, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। समीर अब्बास जाफरी जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी राब्ता बना रहेगा। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।